हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का विषय है दोस्तों वह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत दोस्तों ये पहला जो विभाजन है इसके बारे में पूरा ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो विषय है दोस्तों है ना, इसको बताने का मकसद यही है कि आपको जो है पूरा याद हो जाए। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों है ना, और ऐसा है कि ये वाला मैप अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आई बटन में दे दिया हूँ ऊपर लिंक, है ना, जाकर देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद। और पिछला वीडियो भी आप नहीं देखे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, तो वो भी जाके देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है उसमें। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज, है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार। ठीक है, तो देखिए पूर्वी बघेलखंड के पठार, तो ये है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए इनका जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा में है। कौन कौन से ज़िले हैं तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, तो कोरिया, है ना, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। ठीक है, तो जो सामरी पाट प्रदेश है ना, उसको छोड़कर जो हिस्सा है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आते हैं। ठीक है, तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपके माइंड में आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा कि जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ना कहाँ से हैं और कौन सा हिस्सा है जो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सम्मिलित जिला में कौन कौन से हैं, तो कोरिया, है ना, कोरिया हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर और उसके बाद सरगुजा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम्मिलित जिला, है ना, कौन कौन से, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो यही है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो बलरामपुर के जो सामरी पाठ है और जामिर पाठ है जो पाठ प्रदेश है, और जो सरगुजा ज़िले के जो मैन पाठ है वह जारंग पाठ है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो कौन, बलरामपुर के सामरी पाठ और जामिर पाठ और सरगुजा के मैन पाठ और जारंग पाठ इसके अंतर्गत नहीं आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, वो मैन पाठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब पाठ प्रदेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मैन पाठ और सरगुजा के, है ना, तो सरगुजा के मैन पाठ, जारंग पाठ और बलरामपुर के सामरी पाठ और जामिर पाठ ये पाठ प्रदेश के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो ये है ना, और उसके बाद ये देख लेते हैं थोड़ा सा और कि ये जो है ना क्या है, तो ये बघेलखंड का हिस्सा है। मतलब बघेलखंड जो पठार है ना, इसका पूर्वी हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का जो बघेलखंड के जो पठार हैं वो बघेलखंड पठार का पूर्वी हिस्सा है ना। तो देखिए, और इसीलिए दोस्तों इसको छत्तीसगढ़ में, है ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में है और 47.32% हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। जो बघेलखंड के पठार है उसका जो 47% मतलब 47.32% जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और विस्तार की बात करें तो दोस्तों ये शहडोल से, है ना, शहडोल जिला से, मतलब पश्चिम, मतलब इधर। ठीक है, तो पश्चिम से लेकर पूर्व, मतलब इधर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है ना। चट्टान की बात करें तो इसमें गोंडवाना शैलक्रम की चट्टान है, और खनिज की बात करें तो कोयला है ना। और जनजाति की बात करें दोस्तों, जनजातियां में है सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति है दोस्तों वो है कोल। ठीक है, तो कोल जो है पूर्वी बघेलखंड में सभी जगह पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका कोरकू, है ना, कोरवा, पंडो, खैरवार, मंझवार, नगेसिया, ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो जनजातियां हम देख लिए। उसके बाद ये देख लेते हैं कि पूर्वी बघेलखंड की पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, इसको मैप के थ्रू भी बताऊंगा दोस्तों, है ना। तो पहले हम लोग ये फैक्ट देख लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार से निकलने वाली नदियों में पहला जो नदी है वो बनास नदी। ठीक है, और इनका जो उद्गम है वो मांझ टोली की पहाड़ी से होती है, और जो कि भरतपुर तहसील में है। प्रवास क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ कोरिया जिला। ठीक है, तो प्रवास क्षेत्र में सिर्फ एक ही जिला आएगा, कोरिया जिला। और विसर्जन कहाँ होती है दोस्तों, सोन नदी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, है ना। तो बनास नदी ये हो गया। उसके बाद आपका है ये गोपद नदी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों, है ना, तो ये भी कोरिया जिले से ही निकलती है, और इनका जो उद्गम क्षेत्र है वो सोनहट का पठार है, सोनहट। ठीक है, और वही प्रवाह क्षेत्र कोरिया है। ठीक है, ये गोपद और बनास, याद रखिएगा, ये कोरिया जिले से उद्गम होता है। सर्जन की बात करें दोस्तों तो ये अपना जो है जल, है ना, किस नदी में गिराती है, तो ये
बनास नदी में, ठीक है। तो ये गोपद हो गया दोस्तों, ठीक है, टाइप करने में थोड़ा लोचा हो गया है। तो ये जो है अपना जल किस नदी में गिराती है, तो ये बनास नदी में, ठीक है। और कई ठो बुक में दोस्तों ये डायरेक्ट जो है गोपद नदी को सोन नदी में मिला दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है अपना जल किस नदी में विसर्जित करती है, तो ये अपना जल जो है बनास नदी में विसर्जित करती है, ठीक है। ये गोपद नहीं है दोस्तों, ये बनास है, ठीक है। तो ये है आपका विसर्जन, ठीक है, गोपद नदी का विसर्जन। और उसके बाद नयूर नदी, तो नयूर नदी दोस्तों इसका उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, देवगढ़। और इनका प्रवाह क्षेत्र ये भी सिर्फ कोरिया है, ठीक है। और विसर्जन वही सोन नदी में मध्य प्रदेश में। और ये जो नदी है दोस्तों है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो कौन कौन से नदी देखे दोस्तों हम लोग, जो कोरिया जिले से निकलती है, ठीक है। तो बनास नदी है ना, गोपद नदी, उसके बाद नयूर नदी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रिहंद नदी, ठीक है। तो देखिए जो रिहंद नदी है वो इनका उद्गम जो क्षेत्र है वो छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से है। छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी को हम लोग किस में पढ़ेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत, ठीक है। तो रिहंद नदी कहाँ से निकलती है, तो छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, है ना, अंबिकापुर जो कि सरगुजा जिले में है। और इनका जो प्राचीन नाम है रेंड नदी है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये पहले सरगुजा है ना, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर, ठीक है, याद करिएगा। और सहायक नदी की बात करें तो घुनघुट्टा हो गया, मोरनी, महान, सूर्या, ठीक है। तो ये है इनकी सहायक नदी। और अगर उपनाम की बात करें तो इनको जो है सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं। और तट पर जो है महेशपुर है ना, महेशपुर जो पुरातात्विक स्थल है वो सरगुजा में है, लेकिन किस नदी के किनारे है, तो रिहंद नदी के किनारे, ठीक है। ऐसा एग्जाम में आ जाते हैं कि जो महेशपुर पुरातात्विक स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप ऑप्शन से उठा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन से नदी, तो रिहंद नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका जो है ये विसर्जन, ठीक है। तो विसर्जन कहाँ होती है दोस्तों, तो ये सोन नदी में, ठीक है। तो सोन नदी में, सोनभद्र मध्य प्रदेश में इसका विसर्जन होती है ना। कौन से नदी का, रिहंद नदी का। और याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस नदी पर ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में है ना, मिर्ज़ापुर जिले में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, ठीक है, जिसे रिहंद बांध भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये देखिए मैप के थ्रू भी देख लीजिए आप, है ना। तो मैप के थ्रू देखिए ये है आपका मांझटोली की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है दोस्तों बनास नदी जो कि भरतपुर तहसील में है, ठीक है। तो ये है ना, तो बनास नदी। और उसके बाद ये है आपका सोनहट का पठार जहाँ से गोपद नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, है ना। और ये अपना जल बनास नदी में जाकर गिरा देती है, ठीक है, मतलब मिल जाती है। और उसके बाद है ये आपका, है ना, ये आपका देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है नयूर नदी, ठीक है। तो ये भी अपना जल सोन नदी में गिराती है, ठीक है। और जो हसदेव नदी है, ठीक है, तो हसदेव नदी को मैं बताया नहीं हूँ दोस्तों, है ना, शायद नीचे में होगा, ये है, ठीक है। तो हसदेव नदी का भी लिखा नहीं हूँ शायद तक मैं, ठीक है। तो हसदेव नदी को भी देख लेते हैं। तो हसदेव नदी जो है दोस्तों, ठीक है, कैमूर पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो हसदेव नदी जो कैमूर पर्वत से निकलती है उनका जो अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये कोरिया जिले से निकलती है। उसके बाद ये कोरबा में इंटर करती है, कोरबा में इंटर करने के बाद जांजगीर चांपा में इंटर करती है ना। इंटर करने के बाद वो सिल्लादेही है ना, जो सिल्लादेही ग्राम है उसी के पास जो है महानदी से मिल जाती है। तो इनका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों, तो ये आपका कोरिया जिला, ठीक है, उसके बाद कोरबा जिला, उसके बाद जांजगीर चांपा, है ना, हसदेव नदी का, ठीक है। उसको नोट नहीं कर पाए दोस्तों, शायद तक डिज़ाइनर है ना, डिज़ाइनर का फॉल्ट होगा। देखिए आगे देखते हैं, इसमें देखिए रिहंद नदी है ना। तो रिहंद नदी जो है ये है आपका सरगुजा जिले से निकलती है ना। तो देखिए छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। और उसके बाद इनकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सूरजपुर से थोड़ा सा ये बलरामपुर से कटकर है ना ऊपर की ओर, है ना। और उसके बाद ये सोन नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो ये है आपका पूर्वी बघेलखंड की पठार से निकलने वाली नदियाँ। ये तो हुआ दोस्तों नदियों की बात, ठीक है। तो नदी के बाद हम लोग देखते हैं पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, तो उनको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका मैप के थ्रू आप देख लीजिए पहले, ठीक है। तो ये देखिए कोरिया जिले में है आपका मांझटोली की पहाड़ी, है ना, और चांगफखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये पूरा विस्तृत है। तो उसके बाद है आपका कैमूर पर्वत, ये कोरिया जिले में है ना। और उसके बाद देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। तो चांगफखार देवगढ़ की पहाड़ी ये दोनों एक ही में आता है, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया ज़िले में है। उसी तरह दोस्तों ये देवसर की पहाड़ी सूरजपुर ज़िले में, और सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर ज़िले में, ठीक है। और उसके बाद ये आपका सरगुजा में है ना। रामगढ़ की पहाड़ी बहुत फेमस है, जोगी मारा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। तो ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। और छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी भी सरगुजा में है, लेकिन इसको पढ़ते हैं किसमें, तो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत पढ़ते हैं छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी को, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो है किसमें आता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ियाँ। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए मांझ टोली की पहाड़ी, ठीक है। तो मांझ टोली की पहाड़ी है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कोरिया ज़िले में है। और बनास नदी का ये उद्गम यहीं होता है, ठीक है। तो मांझ टोली की पहाड़ी से ही बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और उसके बाद चांगफ खार देवगढ़ की पहाड़ी एक साथ लेते हैं, है ना। और इनका जो विस्तार है कोरिया, है ना, कोरिया ज़िले में है, सूरजपुर में है, उत्तरी सरगुजा, दक्षिणी बलरामपुर। मतलब दोस्तों ये जो हरा कलर का जो पूरा एरिया जो दिख रहा है ना, तो ये हरा कलर का पूरा जो एरिया दिख रहा है वो चांगफ खार देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी को इसमें दिया गया है दोस्तों, है ना। तो विस्तार है कौन कौन से ज़िले, तो विस्तार आपका कोरिया, सूरजपुर, उत्तरी सरगुजा, मतलब ऊपर के सरगुजा, है ना। तो ये है ना ऊपर का सरगुजा, ये ऊपर का, ठीक है। तो उत्तरी सरगुजा, उसके बाद दक्षिणी बलरामपुर, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। और याद रखिएगा जो पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ की पहाड़ी है, 1033 मीटर, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद आपका है ये कैमूर पर्वत, और इनका जो विस्तार है सिर्फ कोरिया जिला है, और यहाँ से हसदेव नदी का उद्गम होता है, मैं पहले ही बताया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो है ये विंध्याचल पर्वत का भाग है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैमूर पर्वत किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो विंध्याचल पर्वत का, है ना। और हसदेव नदी का उद्गम होता है कौन से ज़िले में है, तो कोरिया ज़िले में है। उसी तरह दोस्तों ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है। तो इनका जो विस्तार है सरगुजा ज़िले में है ना। और कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो सरगुजा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। गुफाओं की बात करें दोस्तों तो यहाँ है आपका सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो सीता बेंगरा है वो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। और जो जोगी मारा है वहाँ दोस्तों मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, है ना। और इनकी जो भाषा है वो पाली है, और लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। और देखिए जोगी मारा में ही दोस्तों देवदासी नृत्यांगना सुतनुका और देवदत्त नामक जो नर्तक है इनकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और रामगढ़ की पहाड़ी में दोस्तों महाकवि जो कालिदास है वो मेघदूत की रचना की थी, है ना, जिनका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सबको पता है दोस्तों मुकुटधर पांडे जी ने किया था, ठीक है। तो ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद ये सीता लेखनी की पहाड़ी, इनका जो विस्तार है वो सूरजपुर में है। और देवसर की पहाड़ी, है ना, इनका जो विस्तार है वो भी सूरजपुर में है। छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी ये तो पता ही है दोस्तों, विस्तार जो है इसका, है ना, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ है। लेकिन इसको दोस्तों है ना छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत पड़ते हैं, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भौतिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। जो पूर्वी बघेलखंड के पठार हैं, है ना, उनके भौतिक संरचना के आधार पर कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका कन्हार बेसिन, है ना। हालांकि दोस्तों जो कन्हार नदी को किसके अंतर्गत पड़ते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, है ना। तो इनके जो प्रवाह क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड में पड़ता है, तो इसीलिए इसको दोस्तों कन्हार बेसिन को पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत पड़ते हैं। तो देखिए तो पहली बात तो आप ये याद रखिए दोस्तों बेसिन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे नदियों के द्वारा दोस्तों बड़े नदी का निर्माण किया जाता है, और उनके जो प्रवाह क्षेत्र हैं, है ना, उसी को बेसिन बोलते हैं, ठीक है, नदी बेसिन बोलते हैं। तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे नदियों के द्वारा वो अपना जल कहाँ पर गिरा देती हैं, एक बड़ी नदी में गिरा देती है, ठीक है। और उनके जो प्रवाह क्षेत्र बनते हैं उसी को दोस्तों बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है दोस्तों आपका कन्हार बेसिन, ठीक है। और दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रकार है रिहंद बेसिन। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो सरगुजा बेसिन, ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। तो ये है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा है वो है चांगफ खार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, है ना, जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहला जो बेसिन पड़ता है वो है आपका कन्हार बेसिन, है ना, जो हम लोग पढ़े ऊपर। तो देखिए
इस बेसिन का निर्माण दोस्तों कन्हार नदी तथा उनकी सहायक नदियों से हुआ है। और जो कन्हार नदी का जो उद्गम है वो जसपुर के पंडरापाट बखोन्ना चोटी से हुआ है, ठीक है। और उसी तरह दोस्तों ये आपका रिहंद बेसिन, तो रिहंद बेसिन का जो निर्माण है ना, रिहंद नदी तथा उनकी सहायक नदियों से हुआ है। और रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो कि सरगुजा जिले में है। तो ये जो नदी है दोस्तों वो सरगुजा से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करती है, उसके बाद बलरामपुर के कुछ भागों में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश में सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका सरगुजा बेसिन, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन, तो ये जो बेसिन है वो देवगढ़ की पहाड़ी व छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। और रामगढ़ की पहाड़ी इसी बेसिन के अंतर्गत आता है। मतलब जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये सरगुजा बेसिन के अंतर्गत, ठीक है। और उसी तरह ये हसदेव रामपुर बेसिन जो हसदेव नदी से होता है, ठीक है। तो इस बेसिन का निर्माण हसदेव नदी तथा उनकी सहायक नदी से हुआ है ना। तो हसदेव रामपुर बेसिन देवगढ़ की पहाड़ी और पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी तथा सरगुजा बेसिन व छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से घिरा हुआ है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका ये चांगफ खार देवगढ़ की पहाड़ी, तो इनका जो विस्तार कहाँ कहाँ है, तो कोरिया सूरजपुर है ना, और उत्तरी सरगुजा दक्षिणी बलरामपुर में है। और ये पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, देवगढ़ है, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी जो कि 1033 मीटर, ठीक है। ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना, एकदम फ्री है। तो इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है दोस्तों, है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। वीडियो भी देखिए और बुक भी पढ़िए, ताकि आपको जो है हर कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर रहे, ठीक है। अगला जो हम लोग का वीडियो है वो सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।